নমস্কার, মাইসেলফ ডক্টর অয়ন গোস্বামী, ডিন অফ স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল। আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের আন্ডারে একটা প্ল্যাটফর্ম পজিটিভ বার্তা টক শো। তো আজকের এই পজিটিভ বার্তা টক শোতে আমরা এমন একজন মানুষকে পেয়েছি। উই আর রিয়েলি অনার্ড টু হ্যাভ অ্যাট আওয়ার প্ল্যাটফর্ম ডক্টর সুরেশ সিংভি স্যার, hepatobiliary and liver transplant surgeon from Gangaram Hospital, New Delhi. Sir, welcome to our show, first of all. Namaskar. So I'll ask a few questions to sir and we'll be really honored to have answers from sir. So first question I would like to ask sir. Sir, can you tell us or share about your journey and what inspired you to become a hepatobiliary and liver transplant surgeon? नमस्ते आप सबको। और आज शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में और पॉजिटिव उनके माध्यम चैनल से आपसे बात कर रहा हूँ। हम बहुत इंग्लिश और हिंदी में बात करेंगे। Sure, sir. और हमारी जर्नी तो एक तो मैं तो छोटे गांव से आता हूँ। मैं बल्लारी है कर्नाटक से, वहीं जन्म लिया और वहीं पढ़ाई की, MBBS तक पढ़ाई की। और उस टाइम पे हमारी मेरिट पे सीट मिला था तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, MBBS किए। फिर उसके बाद में MS बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में किए। सर्जन बनने का तो इच्छा पहले बचपन से थी, हार्ट सर्जन बनेंगे, ये बनेंगे, सब दिमाग में था, तो सर्जन बने। फिर MS के टाइम पे हम उस 1992 की बात कर रहा हूँ, जब स्पेशलाइजेशन नहीं था, तो हमने बहुत कोशिश की, सब जगह एग्ज़ाम लिखे, पौंडीचेरी में, दिल्ली में। तो मेरे MS के बॉस प्रोफेसर विटल अभी नहीं रहे, उन्होंने कहा कि बेटा तू अभी इंग्लैंड चले जाओ, लेकिन वापस आना, इस देश में जितना काम होता है कहीं नहीं होता है। तो वो दिमाग में बैठा रहा। फिर वहाँ इंग्लैंड गए, 1993 में इंग्लैंड गए। मेहनत बहुत थी, इतनी मेहनत कि आपको मैं बता भी नहीं सकता कि आप नए देश में ठंड के मौसम में बहुत कम पैसे से वहाँ पहुँचे। उस टाइम पिताजी से 90,000 रुपये लेके गए थे। 40,000 की टिकट थी, 50,000 के पाउंड लेके गए थे, यानी कि 1,000 पाउंड लेके हाथ में गए थे। फिर वहाँ की वातावरण, वहाँ का काम बहुत अच्छा रहा। और मेहनत जब करते हो तो आपको पूरी दुनिया सपोर्ट करती है, कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, वो देखा है हमने। तो इतना मेहनत करते हुए कोई ना कोई आके हेल्प करता कि बेटा तू इस जगह पे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। तो ऐसे करते करते वहाँ की पूरी ट्रेनिंग ख़त्म की। एक समय ऐसा भी आया कि भाई अभी आगे बढ़ नहीं रही, वापस चलते ही इंडिया। मेरी पत्नी डॉक्टर है, वो पैथोलॉजिस्ट है, तो मैं बोला तुम अपना ट्रेनिंग ख़त्म करो, फिर वापस चलते हैं इंडिया, भी हो गया हमारा टाइम। उसी समय पे हमने कंसल्टेंट को कहा भाई सब जा रहे, हम इधर से आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहे तो हम देश चले जाते। तो उन्होंने अगले ट्रेनिंग का और रजिस्ट्रार के ट्रेनिंग के लिए उन्होंने बहुत इंकरेज किया। फिर 6 साल और काम किए उधर। तो उसमें पूरी ट्रेनिंग में आपको कंसल्टेंट बनने की ट्रेनिंग करता है, जहाँ जहाँ काम दिया उससे डबल काम किए। तो वो चाहते थे कि वहीं इंग्लैंड में कंसल्टेंट बने, लेकिन हमको और सीखना था, तो हम जर्मनी गए। जर्मनी में अपने खुद के पैसे से हमने 2 साल पूरे जो हमारी सेविंग्स थी तो उसमें डाले वहाँ 2 साल के काम के लिए। क्योंकि आप जो अपनी मेहनत स्पेशलाइजेशन में आप जो सीखना है उसमें पैसे डालो तो वो कोई चोरी नहीं कर सकता, आपकी ज्ञान, आपकी कला कोई चोरी कर नहीं सकता। तो हमने वो किया। फिर वहाँ से जर्मनी बोले कि तुम साउथ कोरिया जाओ, वापस जर्मनी आ जाओ, आपको जर्मनी में जॉब देंगे। तो कोरिया गए, वहाँ 6 महीने हमने काटे। और मैं वेजिटेरियन हूँ, आप सोचो कोरिया में मैं दूध, दही, चीज़ और चावल पे रहा 6 महीने के लिए। सब वहाँ भी बोले कि भाई तुम साउथ कोरिया में रह जाओ, हम आपको जॉब देंगे। कहने का मतलब है जहाँ मेहनत और आपकी सिंसियरिटी होती है तो लोगों को छू देता है, आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो फिर हम आ गए 2007 में इंडिया वापस आ गए। फिर जब से लेके अभी तक, अभी गंगाराम 12 साल हो गए।
स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो है भगवान की कृपा से जो काम जो है मेन चीज काम पे उसको डाइवर्ट करे बिना जो ऊपर वाला ने आपको बनाया है उस चीज पे आपको लगे रहना है, तब जाके आपको पूरी कुदरत साथ देता है। ये हम रोज भी अनुभव करते हैं। जो ऊपर वाले ने दिया है उसको बांटना है। जब तक हम नहीं बांटेंगे, अभी नई पीढ़ी को हम सिखा रहे हैं। नई पीढ़ी की जो डीएनबी डॉक्टर से मेरे अंडर हमारे डिपार्टमेंट में काम करते, पूरा दिन उनको बताते कि क्या करना क्या नहीं करना, कैसे बात करना, कैसे पेशेंट से बर्ताव करना, कैसे कॉम्प्लिकेशन है तो कैसे डील करना, सब चीज़ पूरे ऑपरेशन में बातचीत चलते रहती है। उसके साथ में जो है वो लोग सीखते, क्योंकि आगे की पीढ़ी भी हमसे अच्छा काम करे ये उम्मीद रखते हैं। माँ बाप और टीचर वो तीन लोग ही है जो चाहते हैं कि अपना बेटा हो या बेटी हो या मेरा स्टूडेंट हो कि हमसे ज़्यादा काम करे, और कोई आपको चाहेगा नहीं। तो ये हम अनुभव भी करते हैं, ये हम बच्चों को भी सिखाते हैं। तो भगवान की कृपा इतनी रही पूरे टाइम पे कि लेकिन सब चीज़ छोटे मोटे चीज़ प्रॉब्लम चैलेंजेस आते रहे थे भी भगवान की कृपा से यहाँ तक पहुँचे। अभी देखो भगवान ने बोला कि भाई शांति निकेतन जाओ, तो हम आ गए, आप लोग से जुड़ गए। तो यहाँ भी काम बिल्कुल करेंगे, यहाँ काम करके यहाँ के भी डॉक्टर्स को एंकरेज करेंगे कि भाई काम करो। एक चीज हमने देखा है कि जब आदमी बीमार पड़ता है कोई धर्म नहीं है उसमें। आदमी आता है या कोई पेशेंट आता है, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो ठीक होके जाना चाहता है। वो जब आता है कि आप इंसानियत दिखाते हो कि हाँ भाई इस आदमी के साथ में जुड़ के इसको ठीक कैसे करें, कोई भी मजहब का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और उतना ही प्यार देता जो सब देते हैं। हमारे पेशेंट कश्मीर से, सूडान से, अफ्रीका से, अमेरिका से, इंग्लैंड से ट्रीटमेंट करवा के जाते हैं। हम कहीं एडवर्टाइजमेंट करते ही नहीं, लोग अपनी बातें जो है एक दूसरों को कहते हुए ही वहाँ तक पहुँचे। और कभी एडवर्टाइजमेंट करना या किसी के पोजीशन के लिए दौड़ना, या मुझे डिपार्टमेंट का हेड बनना है या मुझे बहुत फेमस बनना है, वो तो सेकेंडरी हो गई। काम पे बस काम पे ध्यान रखो, आपका पूरा दिन अच्छा चले, आपका दिन बन गई, ये मान के फिर आप रात में आराम से सो सकते हो। ये हमारी जर्नी अभी तक छोटे से शब्दों में। सही सर, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर academic as well as professional journey with us and also sharing the challenges you faced in your journey. तो अभी हम लोग थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए लिवर डिजीज़ और लिवर हेल्थ के बारे में थोड़ा सा सर से जान लेंगे। सो सर, स्पेशली फैटी लिवर एंड हेपेटाइटिस, these things are becoming increasingly common nowadays. So what are the key factors that for the rising of these things? Can you share with us? हेपेटाइटिस बी और सी तो काफ़ी कंट्रोल में आ चुका है। हेपेटाइटिस बी हैज़ बिकम ए चैलेंज। फैटी लिवर इज़ मोर ऑफ ए चैलेंज इन इंडिया और यूनिवर्सली। जो हमारे कैलोरी इंटेक रहा और उसको खर्च ना किया तो धीरे धीरे से शरीर में एक्यूमुलेट होता है। हम लोग टेस्ट के लिए आजकल हमारे देश में पूरी दुनिया का खाना मिल रहा है। आप कोई भी कंट्री का खाना इंडिया में खा सकते हो, मैक्सिकन हो, वियतनामीज हो, थाई हो, चाइनीज़ हो, अपने अलग अलग स्टेट का खाना भी एक जगह मिल जाता है। बंगाली खाना दिल्ली में मिल जाता है, दिल्ली का खाना यहाँ मिल जाता है। ऐसे जो है टेस्ट के लिए तो पूरी देश में फैला हुआ है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है लोगों को कि कितना खाए। तो एवरी रोज भी अगर हाई कैलोरी डाइट इंटेक होगी तो वज़न तो बढ़ना है, वज़न बढ़ने से बीमारी तो आनी है। और हमने ये भी देखा है कि जहाँ आदमी अपनी मेहनत के पैसे जो कमाया है वो कभी गलत नहीं कर सकता। जो आदमी किसी के अनएथिकली आपने पैसे कमा लिए, बहुत पैसे बना लिए, ये आपको बीमारी साथ में लेके आता है, सब लेके आता है। ये आप भूल नहीं सकते, ये तो आना ही है। क्योंकि दूसरों की मेहनत के पैसे जो है आपने
चीना झपट के लिया है, ये आपको कभी ना कभी परेशानी देगी, या अल्कोहल से करेगा, या ओबेसिटी से करेगा, या बच्चों की हेल्थ में खराबी आती है, ये हमने महसूस भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जो है ईमानदारी से पैसे कमाएं, अगर अच्छी नींद आनी है तो अपनी हेल्थ अच्छे बना के रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना है। हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में जो आप कहा, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है। स्पेशली बी जो है काफ़ी विरुलेंट होता है, सी तो काफ़ी अभी दवाएं अच्छी आ गई है। और मैं चाहता हूँ लोग जो है जहाँ बाहर शेविंग करवाते हैं, डेंटल करवाते हैं, छोटे छोटे ऑपरेशन हो, या अपने लेडीज़ में जो कान के डलवाने हैं, आजकल बॉडी पियर्सिंग काफ़ी फैशन है, टैटू का है, ये सब चीज़ से सावधानी रखें, क्योंकि वहाँ से जो है नीडल की वजह से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को हेपेटाइटिस बी, सी और HIV भी जा सकता है। हेपेटाइटिस, ये जो गांव में जो है शेविंग के लिए जो पेड़ों के नीचे जाके शेविंग करवाते हैं, वहाँ जो है आपका रेज़र तो चेंज नहीं करता, ब्लेड चेंज करता है। ब्लेड चेंज करने से वो कीटाणु जो है जहाँ एक दो बैठे हैं उसके रेज़र के ऊपर, वो शेविंग के टाइम अंदर चले जाता है। इसलिए गांव में कभी कभी पूरा गांव हेपेटाइटिस बी, सी पॉजिटिव हो जाता है। ये होने से क्या, फैटी लिवर होने से कैंसर बनने की संभावना रहती है। कैंसर कहीं भी बन सकता है, पैंक्रियाज में, लिवर में, कहीं भी बन सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग जो है स्नैकिंग ना करें, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर रखें, मीठा कम रखें, वॉकिंग करें, पानी अच्छी मात्रा में पीना चाहिए, कम से कम 1.5-2 लीटर से। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेगुलरली खाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है, और एक्सरसाइज जो है अपनी बॉडी और माइंड स्ट्रांग रहने से 90% बीमारी अंदर घुसता ही नहीं, आप एकदम फिट रहते हो। भगवान की कृपा हमारे शरीर पे इतना रहा, 1992 में पहली बार इंग्लैंड में जब गया था, 7 दिन के लिए सोया था बुखार की वजह से, वहाँ की वायरल फीवर आई थी। 1992-93 से लेके भगवान की कृपा से आज तक कभी आधा दिन एक्स्ट्रा सोया नहीं। आप सोचो, आप हाफ डे भी हमने रेस्ट नहीं ली बुखार होके। बुखार भी आता तो हम आधा टैबलेट ये पैरासीटामोल लेके काम के लिए जाते हैं। इतनी ताकत है शरीर में। आपकी अगर बॉडी और माइंड और अपनी आत्मा जो है एकदम संतुलन में रहे, तो आप जो है जो मर्जी में आए करो, लेकिन काम करो तो इतना आनंद से दिन चलता है कि आपको कोई भी पैसा इतना सुकून नहीं दे सकता जितना अंदर की आत्मा देती है। तो एक्सरसाइज इज द की। योगा करो, एक्सरसाइज करो, जो भी आपका माइंड का अच्छा लगता है वो करो। अवॉइड ईटिंग टू मच, स्नैकिंग ना करें। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो मिले तो ठीक है, ना मिले तो पानी से चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग को खाना नहीं मिला तो कहाँ फ्रूट एंड वेजिटेबल की एडवाइस करें। तो जो उनकी सुविधा है, बट लोग मेहनत करते हैं खेती में तो उनको कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, वो तो मेहनत करके बेचारे जितना खाओ वो पच जाती है। हम लोग उतना ही खाते जितना जो ज़मीन पे काम करता है उससे ज़्यादा खा लेते हैं टेस्ट के लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। तो इन ए नटशेल, हेपेटाइटिस बी, सी एंड फैटी लिवर डिजीज़, ये तीनों प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। आपको ये जो हमने पॉइंट्स दिए अगर फॉलो करेंगे तो ये शरीर जो है किसी का भी हो तो लंबा बिना बीमारी का चलता है। Thank you, sir. Sir, India has a very high burden of liver diseases. What are the misconceptions people are having? मिसकंसेप्शन ये समझ के रखा है कि हम ऐसे ही है, हमको खाने का वैरायटी है, हम खा लेते हैं। बट ये अगर आप 500 साल पहले देखते इतनी बीमारियां थी या नहीं थी हमको तो नहीं मालूम, लेकिन कम थी। अभी लाइफस्टाइल चेंजेस आने लगी। अभी थोड़ी बीमारी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में 100 साल पहले वहाँ ज़्यादा थी, अभी अपने देश में आ गई है। हम उसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोलते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब ये है कि खान पीन हो, पानी का हो, हवा का हो, या लाइफस्टाइल का हो, ये सब चीज़ें अपने शरीर पे अफेक्ट करता है। तो ये चीज़ जो है, हम आज मैं ये कपड़े पहना हूँ आपके सामने पहना हूँ क्योंकि ये मैं प्रोफेशनल कपड़े हैं मेरे। अगर मैं गांव में जाता हूँ जहाँ हमारी ट्रस्ट काम करती है, बारडोली सूरत में एक NGO में काम करता हूँ,
वहाँ मैं खादी ड्रेस में रहता हूँ, हवाई स्लीपर पे रहता हूँ। कोई किसी को पता नहीं चलता कि मैं गंगाराम में काम करता हूँ, किसी को बोलते भी नहीं हम लोग। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये शरीर का हम बाहर दिखाने के लिए करते हैं। ये चीज़ जो है हमारी मिसकंसेप्शन ये है कि मैं बड़ा आदमी हूँ तो सब जगह बड़ा ही रहूँगा, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं। हम हॉस्पिटल में तो बड़े हैं, वहाँ काम करते हैं तो ये लोग पहचानते भी हैं। रोड में जाते तो कौन पहचानेगा आपको? कोई नहीं पहचानता। आप तो नॉर्मल इंसान के जैसे ही पैदल चलना, आप बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, पैदल हो, जो भी है, कौन देखता आजकल? कोई नहीं देखता। तो आपकी माइंडसेट जो है बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट इज़ हेल्थी माइंडसेट। हमारी अभी रिसेंटली हमारे अच्छे दोस्त थे डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, आप लोग ने सुना होगा, दृष्टि आईएएस फाउंडेशन के बहुत अच्छे मेंटर है, उनका मालिक भी है। उन्होंने कह रहे थे कि इन ए रैट रेस, जो हम लोग सब जा रहे हैं दौड़ में कि हम फेमस बनना है, पैसे बनाना है, ये करना वो करना, इन ए रैट रेस, रैट तो रेस जीतने के बाद में चूहा ही रहता है, वो कोई बदलता नहीं है। एग्जैक्टली। चूहा तो चूहा ही रहेगा, जीतेगा तो भी चूहा ही रहेगा, है कि नहीं? मेरा कहना है रैट रेस में रैट मर जाता है लेकिन रेस तो चलती रहती है। आप रैट मर जाए तो दूसरा रैट अपनी जगह लेगा। बट कहने का ये मतलब है कि आप जो है अपनी अपनी सुकून के लिए कंपैरिजन करे भी ना कि ये पैसे वाला है, ये उससे हट के अपना जीवन आराम से काटो, मेहनत करो। मिसकंसेप्शन जो हेल्थ है, हम लोग अपने आप को कन्विंस करते हैं, अरे भाई सब शराब पी रहे, हम क्यों ना पिए। वो तो आदत पड़ जाती है, फिर धीरे धीरे से जो है अपनी बीमारियां आने लग जाती। मिसकंसेप्शन ये है कि एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, वो नहीं है। शरीर के लिए कम से कम 1 घंटा टाइम देना ही है। दूसरा मिसकंसेप्शन पानी का, पानी पीते नहीं, इतना बिजी रहते हैं कि पानी ही नहीं पीते हैं। पानी कम पीने से भी तकलीफ आती है शरीरों में। तो ये चीज़ जो है, हेल्थ इज़ वेल्थ प्लस एक्सरसाइज इज़ द की। वेल्थ कैन नेवर बाई इवन 1 मिनट ऑफ गुड हेल्थ। याद रखना, ये 1 मिनट का गुड हेल्थ नहीं मिलेगा आपके पैसे। हमारे पास सबसे बड़े वीआईपी गंगाराम में एडमिट होते हैं, सब जान पहचान के लोग आते हैं, सबकी यही हालत होती है कि कहाँ हम चूक गए, क्या करना चाहिए था, बट जब तक जो है बहुत लेट होती। इसलिए मैं युवा पीढ़ी को कहता हूँ, कम से कम 1 घंटा अपने शरीर पे एक्सरसाइज करिए जो उनको ठीक लगे। मैं योगा प्रेफर करता हूँ क्योंकि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे करो, आपने योगासना करो, सूर्य नमस्कार करो, ये सब जो है आपकी माइंड भी स्ट्रांग करता है। ये कहते हुए मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि मिसकंसेप्शन जो है, आदमी को बहुत साल बीत जाते हैं, फिर पता चलता है कि भाई हमने हेल्थ पे तो ध्यान ही नहीं दिया। इतने पैसे थे, सब कुछ थे, हमने सोचा पैसा ही सब कुछ है, बट अब लगा कि भाई अभी कुर्सी पे बैठे, हिल भी नहीं पा रहा है। हाँ, नई पीढ़ी आ गई, इग्नोर कर रहे हैं। जब तक आपकी हेल्थ है आप काम कर सकते हो। हाँ, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बता दीजिए कि लोगों को कैसे पता चले कि लीवर डिजीज़ है, एक्यूट या क्रोनिक, कैसे पता चलेगा लोगों को? इमीडिएटली कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है कि नहीं? थोड़े से सिम्टम्स, कॉमन चीज़ होती है फैटी लिवर की। फैटी लिवर में सिम्टम्स यूजली राइट साइड में पेन होता है, जब खाना खाने के बाद लिवर स्ट्रेच होता है वो पेन रहता है। कभी कभी बहुत डकारें आती है, और जैसे वेट बढ़ने लग जाता है तो उस टाइम पे आपको पता चल जाता है कि खाते ही आपको पेन, और पीछे कमर में भी दर्द जाता है, गैस बनती है, डकारे आते हैं, तो आपको तुरंत जो है एक्शन लेनी पड़ती है। अगर आपको लगा सिम्टम्स में यूरिन में हाई कलर्ड यूरिन बोलते हैं, यानी कि डार्क येलो आने लग गया, आंख पीले होने लग गए, कहीं पानी में इन्फेक्शन आ गया। पानी में इन्फेक्शन इसलिए कॉमन है, कभी कभी जो है गंदा पानी जो अपने शरीर में चले जाता तो हेपेटाइटिस ए और ई हो जाता है। कहीं भी बाहर खाते हो, जैसे पानी पूरी हो, ठंडा चीज़ होती, दही होती है, लस्सी होती है, उसका ध्यान रखें कि फ्रेश हो तभी लेना उसको। और एक टेस्ट हुआ था कहीं बेंगलोर में कि पानी पूरी का पानी और गटर का पानी बगल में टेस्ट किए थे, जहाँ वो पानी पूरी बेच रहे थे। जो कीटाणु पानी पूरी का पानी में था और गटर में था, सेम बैक्टीरिया थी। तो आप सोचो आप कितना साफ सुथरा है, क्या है, आप उसके बारे में सोचना ज़रूरी है।
ये हेपेटाइटिस ए और ई जो है कभी कभी लीवर फेल कर देता है, लीवर ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है। तो ध्यान रखना, क्लेanलीनेस इज़ द की फॉर इट। दूसरा, आपको जो चीज़ें जो आपको हेल्प करता है कि लीवर के इश्यूज़ में जो आती है, अल्कोहल, मैं सबको ये नहीं कहता कि मत पियो, अगर जो पीने की इच्छा रखता है तो एक मात्र में, लो डोज में, यानी कि उसको बोलते हैं 5 यूनिट पर वीक बोलते हैं, विच इज़ इक्वलेंट टू 2 लार्ज पेग पर वीक बोलते हैं, यानी कि 120 ml पर वीक ले सकते हैं अगर लेना चाहो तो। बट हम बोलते हैं कि अवॉइड ही करना सही है, क्योंकि पता नहीं चलता कब ज़्यादा पी लिया, क्योंकि लोग साथ में जब ग्रुप में मिल के पीते पता नहीं चलता कि कितना पी लिया, क्योंकि 1-2 ड्रिंक के बाद में ऐसा लगता है कि उसको याद भी नहीं रहता, पूरी बोतल भी पी ली, उसको पता नहीं चलता, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। दूसरा, हमारे शरीर में, ये पूरे शरीर में 30 ट्रिलियन सेल्स एक साथ में काम कर रहे हैं। ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि लीवर की ही देखभाल करना तो पूरा शरीर का, पूरा शरीर का देखभाल करते हो तो लीवर अपने आप साथ देता ही है। तो ये मत सोचो कि तुम लीवर के लिए 4 बादाम खा लो या अखरोट खा लो, ब्रेन के लिए ये अच्छा है। अगर ऐसे खाने लगे तो पूरा प्लेट में यही सामान रहेंगे, कोई पम्पकिन सीड होगी, कोई इसकी बीज होगे, कि इसका बीज होगा। तो ये मत सोचो कि लीवर के लिए अच्छा है। खाना है पूरा शरीर के लिए, खाना है ग्रेटफुलनेस की वजह से कि भाई भगवान ने आपकी खाना रखा है टेबल पे, प्यार से खाओ। कभी खाने पे नेगेटिव ना सोचें, जो टेबल पे मिलता है वो आपको भगवान को प्रार्थना करके लीजिए, वो एकदम शुद्ध हो जाता है खाना। ये करते हुए आप अगर शरीर को देखभाल करेंगे तो लीवर भी अपना साथ देता है। ये मत सोचो कि लीवर के लिए कोई स्पेशल खाना है। हाँ, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, पानी लेना है और क्लीन खाना खाना है, तो लीवर अपने साथ में चलते रहता है। अभी हम थोड़ा लिवर ट्रांसप्लांटेशन के साइड में आ जाते हैं सर। हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट को एक लास्ट रिसोर्ट समझते हैं, तो व्हाट आर द इंडिकेशंस? जैसे किडनी में एंड स्टेज किडनी डिजीज होता है, एंड स्टेज किडनी डिजीज में एटलीस्ट डायलिसिस तो है, आप सालों तक डायलिसिस कर लो। किडनी में, लिवर में पता नहीं चलता है कि जब तक आपका 70% लिवर खराब ना हो जाए। फैटी लिवर डिजीज आज के टाइम पे हमारे देश में अगर 40 साल पे फैटी लिवर डिजीज हुआ, बाई एज ऑफ 70 to 75 पूरा लिवर डैमेज हो जाता है। अगर सोचो आदमी उसके साथ में, फैटी लिवर डिजीज के साथ में अगर शराब भी पीने लगे या उसके साथ में हेपेटाइटिस बी भी हो, तो 3 गुना फास्ट लिवर डैमेज होती है। तो जो बीमारी ओनली फैटी लिवर डिजीज से लिवर फेल्योर में जाने की 25 साल 30 साल लगते हैं, वो ही 10 साल में लिवर खराब हो जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है, फैटी लिवर डिजीज के आदमी की वजन भी तो ज़्यादा है, 110 किलो 120 किलो है वो आदमी, उसको 120 किलो आदमी को कहाँ से लिवर लेके आए? अंदर ऑपरेशन करना भी मुश्किल है, कॉम्प्लिकेशन रेट भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ मानना है कि हमको जितना लीवर को डैमेज कम करे उतना लंबा लिवर चलता है। जब अगर सोचो लीवर डैमेज हो चुका है, कोई भी वजह हो, शराब हो, हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, दवाई की वजह से हो, लिवर फेलियर हो, तो उसमें अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स होती है। सिम्टम्स में पेट में पानी भरना एक बड़ी चीज़ होती है, लेकिन हमारे देश में पेट में पानी भरने की वजह दूसरा कारण भी है जो ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो हम ट्यूबरक्लोसिस पहले रूल आउट करते हैं, स्कैन करके, पानी का चेक करके सब करते हैं। अगर वो सब ठीक रहा और लीवर सुकड़ गया अंदर, तो हम बोलते हैं भाई इसको डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज़, यानी कि लिवर जो है, लिवर एक ऑर्गन है हमारे शरीर में कि जब डैमेज हो रहा है वो बड़ा होता है, फिर बाद में श्रिंक होने लगता है। तो हाइपरट्रोफी बोलते हैं इसको, ये ना कॉम्पनसेट कर रहा है। तो जब कॉम्पनसेट नहीं कर पाता है, पानी में, पेट में पानी भरना, पैरों में सूजन आना, खून की उल्टियाँ होना, खाना पीना बंद हो जाता है, पूरा चेहरा उतरने लग जाता है, हड्डियाँ जो है यहाँ के हड्डियाँ बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, आंख अंदर घुस जाती है, पूरा चर्बी जो फैट का है वो हट जाता है। जो ये हमारा शरीर, फेस का जो शेप है, कॉन्टूर जो है, वो फैट की वजह से है। जैसे लिवर काम नहीं करता है तो उसको तो पूरा शरीर तो काम करना ही है सर। तो उसमें क्या है कि आपका हार्ट चल रहा है, आप ब्रीदिंग कर रहे हो, आपका इंटेस्टाइन काम कर रही है, आप बातें कर रहे हो, कहाँ से आएगी एनर्जी?
लीवर तो काम नहीं कर रहा है, जो भी खाना खा रहे हो वो तो सीधा लेटरिन में जा रहा है, वो तो यूज़ हो ही नहीं रहा है, तो शरीर का पूरा फैट यूज़ कर लेता पहले। उसको हम बोलते हैं ऑटो कैनिबलिज्म, यानी कि शरीर अपने आप को खाए जा रहा है। जब आदमी चल नहीं पा रहा है, बैठा रहता है, धीरे धीरे से वो चल भी नहीं पाता, फिर ट्रॉली पे आ जाता है, वो वॉक भी नहीं कर सकता, वो बैठ भी नहीं सकता। तो हम चाहते हैं कि पेशेंट जब कंडीशन स्टेबल हो, लिवर डैमेज हो चुका है और शराब अगर शराब की वजह से हो, तो कम से कम उनको जो है 3 महीने बिना शराब का रहना जरूरी है, नहीं तो ट्रांसप्लांट के बाद में दोबारा शराब पी लेगा, तो वो भी नहीं चाहते हम लोग। तो जैसे ये एंड स्टेज लिवर डिजीज आता है तो हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं। 2 तरह के लिवर ट्रांसप्लांट होती है, एक तो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होता है। लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में फैमिली मेंबर ब्लड ग्रुप मैच करके उनका पूरा वर्कअप होता है डोनर का, तो उनका आधा लीवर लिया जाता है। शरीर में जो डोनर का जो आधा लीवर जो है दोबारा 1.5 महीने में पूरा साइज हो जाती है, नॉर्मल साइज हो जाता है। लेने वाले को भी लीवर बढ़ जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रांसप्लांट के बाद में पेशेंट का जो है 90% नॉर्मलसी में पहुंच जाता है, काम कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, दवाई ले सुबह शाम दवाई लेनी पड़ती है, वो कम से कम 15, 20, 25 साल तक अपनी ज़िंदगी काट सकता है। बट दवाई लेना ज़रूरी है। डोनर के लिए बाद में कोई दवाई ज़रूरी नहीं है। डोनर की रिस्क ना के बराबर है, क्योंकि डोनर का भी पूरा इवैल्यूएशन करने के बाद में ही वो दे सकता। अगर कोई भी छोटा कारण मिले कि वो दे नहीं सकता, तो आप डोनर को कैंसिल कर देते, कहीं दूसरा डोनर को ढूंढने के लिए। अगर सोचो फैमिली में कोई डोनर है ही नहीं, बोले नहीं सर हमारे ब्लड मैचिंग में कोई है ही नहीं, या लिवर फिट नहीं है, जो भी है, तो हम उनको एक्सीडेंट केस में रजिस्टर करवाते। जो आपने पेपर में पढ़ा होगा, एक आदमी ने ब्रेन डेड था तो उसने 5 अंग दान करके काफ़ी लोग की जान बचाई उसने, तो ऐसे लिवर भी मिलता, बट उसकी वेटिंग लिस्ट लंबा है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जो है ऑर्गन डोनेशन की कार्ड बोलते हैं उसमें रजिस्टर करें, कि हम मरने के टाइम किसी और का काम तो आ जाए। सोचो किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया तो बच नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, ये सब डोनेशन करके बाकी लोग को जीने की एक मौका दे सकता है। इसको ऑर्गन डोनेशन बोलते हैं। साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, डोनेशन अच्छी है। इंग्लैंड, स्पेन में बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा है। ये धीरे धीरे से अपने देश में भी ऑर्गन डोनेशन बढ़ेगा। तो ये कहते हुए बेसिकली एंड स्टेज लिवर डिजीज़ में हम चलते फिरते थोड़ा सा रीजनेबली फिट हो के ऑपरेशन झेल पाए। बहुत लेट आते पेशेंट तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है, कॉस्ट भी बढ़ जाता है। गंगाराम हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट का खर्चा, गंगाराम इज ए ट्रस्ट हॉस्पिटल, प्राइवेट है लेकिन ट्रस्ट हॉस्पिटल है, वो कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। गंगाराम इज ए, क्योंकि वहाँ कोई शेयर होल्डर है नहीं, वो तो ट्रस्ट है, वो अपना पेशेंट की हेल्प भी करता है। 19,70,000 का एस्टिमेट है, जो डोनर और पेशेंट का दोनों का इंक्लूड करते हैं हम लोग। उसमें थोड़ा कैपिंग रहती है। बाद में जो है हम पेशेंट को अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं, दवाई के लिए हेल्प करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि उनका कॉस्ट कम करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके से हम हेल्प करते हैं उनको। सक्सेस रेट 92 to 95% है। अच्छे चलते फिरते आदमी फिट हो तो अच्छा है। जैसे अगर पेशेंट कुर्सी पे आ गया, व्हीलचेयर पे आ गया, तो 20% कम हो जाता है, क्योंकि जब चलने की ताकत नहीं है तो कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ भी सकता है। अगर पेशेंट बैठने की ताकत नहीं है और लेट के आता है तो उसकी मरने की चांस वो 20% बढ़ जाता है। जहाँ 92 to 95% था, अभी आप 60% पे आ गए। तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि करेक्ट टाइम पे सर्जन के पास, लिवर सर्जन के पास पहुंचना जरूरी है। अगर लोग बोलते कि भाई हमारे पास सुविधा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, आजकल गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प करता है, फाइनेंशियली हेल्प करता है, उसमें भी हम लेटर्स लिख के देते हैं, भाई तुम्हारे एमएलए एमपी से लिखवाओ, गंगाराम में पैसे देते हैं, जो बचा हुआ है आपके रिफंड कर देते हैं। गंगाराम का एकदम एथिकल काम चलता है, हमने देखा है, इतने सालों से इसलिए टिके हैं क्योंकि हाई एंड वर्क जो इंग्लैंड में भी नहीं किया ऐसे काम हम गंगाराम में किए। इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, और भगवान की कृपा से और इंस्टीट्यूशन की वजह से, मेरे वजह से नहीं, इंस्टीट्यूशन की वजह से, इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करता है, तब जाके ये बड़े ऑपरेशन होते। यही ऑपरेशन अगर कोई छोटे हॉस्पिटल में करता तो पेशेंट मरने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती।
नाइजीरिया से हार्ट और लिवर का ऑपरेशन साथ में किए। आज भी हमारे हॉस्पिटल में हार्ट, लिवर, किडनी सर्जन साथ में मिलकर काम करते हैं कि पेशेंट ठीक होके जाए, जो कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं करता वो गंगाराम में करते हैं। एम्स में भी नहीं होती ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कंबाइंड होके साथ में काम करना। तो आप सोचो कि एक फैमिली जैसे काम करना, एक वातावरण बनाना इतना अच्छा है, ये बहुत जरूरी है। तो ये हमारी लिवर ट्रांसप्लांट की इंडिकेशन है। जी सर। सर नेक्स्ट, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन अ नटशेल फ्रॉम स्टार्टिंग टू फ्रॉम फाइंडिंग द डोनर टू द रिकवरी? तो इसमें आपने भाई साहब बहुत अच्छा पूछा कि क्या इसमें प्रोसेस क्या है। एक तो पहले पेशेंट को डिसाइड करना है कि ट्रांसप्लांट करवाना कि नहीं करवाना। अगर आंसर हाँ है, फिर हम बोलते भाई तुम्हारे पास डोनर है कि नहीं है। सोचो डोनर भी है, तो डोनर पेशेंट का पूरा जांच होता है, उसका पूरा क्लियरेंस लिया जाता है, हार्ट का, लंग का, हेपेटोलॉजिस्ट का, अनेस्थीसिया का, डेंटल का। अगर वो शराब पी के लिवर खराब किया तो साइकियाट्रिस्ट भी असेस करता है कि ये दोबारा शराब तो नहीं पिएगा। अगर साइकियाट्रिस्ट को पता चला कि ये इसकी माइंड वीक है तो हम ट्रांसप्लांट कर नहीं पाते, क्योंकि ऑपरेशन के बाद में दोबारा पिएगा ये। तो ये सब क्लियरेंस होने के बाद डोनर की स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 टेस्ट होती है। उसमें हम लोग पूरा क्लियर करते हैं कि ये पेशेंट का लिवर अच्छा है, इसका बॉडी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर साइकियाट्रिस्ट भी मिलेंगे उनसे सेपरेटली कि भाई इसको दबाव से तो नहीं दे रही है, वो भी तो जरूरी है। कल ऐसे ना हो कि फैमिली प्रेशराइज करके ले रहा है उससे, तो वो भी है। तो रिलेटिव्स ही दे सकते हैं ना, कोई फ्रेंड को या घर में कोई काम कर रहा हो उसको लेके आए, वो सब अलाउड नहीं है। फिर ये पूरा पेपर डॉक्यूमेंट्स एक कमेटी को देते हैं, कमेटी अप्रूव करता है। अगर कोई बोलता है कि बेटी बाप को दे रही है तो डीएनए मैचिंग भी चलता है, कि ऐसे नहीं कि किसी की डॉक्यूमेंट बना के लेके आ गए। तो पूरा एक होता है। ये प्रोसेस जो है 3-4 दिन में हो जाती है सब कुछ। जो कमेटी अप्रूवल देने के बाद हम ऑपरेशन फिक्स करते हैं। एक दिन पहले ऑपरेशन के एक दिन पहले एडमिट होते हैं। बहुत सारा ब्लड, प्लाज्मा, प्लेटलेट सब रेडी करनी पड़ती है रात भर। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली स्टार्ट होती है। तो पहले पेशेंट का पूरा लिवर निकाला जाता है जो ख़राब है, तो वो भी काफ़ी चैलेंजिंग ऑपरेशन होता है। तो इसमें पूरा टीम काम करता है। हमारे टीम में 3 सर्जन हैं, तो हम तीनों मिलके साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ काम करते रहते। कभी कभी 8 घंटे में ख़त्म होता है, कभी कभी 16 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन जब तक पूरा ठीक ना हो पेट बंद नहीं कर सकते। तो जब हम शुरू करते सुबह 9 बजे, हमको ये नहीं मालूम कि हम रात कितने बजे ख़त्म करेंगे। और एक बड़ी चीज़ क्या है, आज अपने देश में, भारत देश में सब जगह बहुत अच्छा काम चल रहा है। दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, बैंगलोर हो, बहुत अपने लोग जो परदेश में ट्रेनिंग करके वापस आए हुए। तो आज के टाइम पे हमारे इंडियन डॉक्टर्स की काबिलियत जो है, इट इज़ एट द टॉप। आप कहीं भी वर्ल्ड में चले जाओ तो अपने देश के डॉक्टर सब जगह अच्छा काम कर रहे हैं। और काफ़ी डॉक्टर्स इंडिया आके इसलिए सेटल हो रहे हैं कि यहाँ के अपने देश में रहना ही बात अलग है, और यहाँ जो है, यहाँ जो हमारी जो काबिलियत जो है दिखाई दे रहा है कि अच्छा काम चल रहा है। तो सक्सेस रेट भी अच्छा है करेक्ट टाइम पे पहुँचने के लिए। ये सब चीज़ें जो है, इट इज़ हेल्पिंग इन इंडिया द होल प्रोसेस हैज़ बिकम यूनिफॉर्म, कि सब जगह अच्छा काम चल रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि हम 2007 में आ गए, करेक्ट टाइम पे आए, कि हमको मालूम था कि ये होने वाला है। आज हमको देखते, हम पीछे मुड़ के देखते, भाई देखो भगवान की कृपा तो देखो कि ये काम जो है अपने देश में इतने, हमारे पास 10-12 साल से इतने डॉक्टर्स पूरे ट्रेन होके पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। जब भी उनकी ज़रूरत है, एडवाइस है, हम उनको हेल्प करते हैं। भाई अच्छा काम करो तो अपना देश ही तो अच्छा होगा, सबको क्यों इधर उधर जाना है। आज भी कलकत्ता में ऐसे ही सेंटर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं है अभी, मुझे लगता है थोड़े साल में अच्छा सेंटर यहाँ भी हो जाएगा। और ये चीज़ें जो है, हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा देश है इधर से उधर लोग जाए, एक ही जगह अच्छा काम चले तो अच्छा रहता है। जी सर। सर, you have an illustrious career and you have done lots of liver transplantation surgeries.
So, have you noticed any significant latest advancement, technological advancement जिसमें liver transplant surgery का outcome बहुत improve हो चुका है? टेक्नोलॉजी एक पार्ट होता है, टेक्नोलॉजी इज नॉट द आंसर फॉर एवरीथिंग। टेक्नोलॉजी आपको एडजंक्ट बोलते हैं, हेल्प करता है। अभी रोबोटिक सर्जरी जो डोनर का होता है, करते तो है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स भी है। साउथ कोरिया में जहाँ मैं 6 महीने रहा, साउथ कोरिया एक देश है जो बहुत मेहनती है। वहाँ का मेहनती लोग जो हमने देखा कहीं दुनिया में नहीं देखा, ना तो जर्मनी में देखा, ना तो इंग्लैंड में देखा, और ना तो अमेरिका में होगा। इतना मेहनती है लोग कि पूछो मत। आपको उन लोगों को काम करते हुए देखे तो आंख में आंसू आ जाता कि इतने मेहनती है वो। और कल्चर हमारे जैसा ही है, टीचर्स को रेस्पेक्ट करना, उनका वहाँ भी पूजा होती है, टेचर्स की होती है जैसे हमारे देश में होता है। ये सब वहाँ देखा हमने, 6 महीने अच्छी दोस्ती बना के वहाँ रहे थे। तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी should not come as a compromise to the patient care. It is an adjunct. अगर कोई कर सकता है, और मैं चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी यूज़ करे, बट इट हैज़ टू बी द सेम रिजल्ट एज यू वुड डू फॉर ओपन सर्जरी। कि आपके रिजल्ट में कहीं भी डोनर को या पेशेंट को कोई दूसरी बीमारी के लिए प्रॉब्लम्स ना आए। आज की नई पीढ़ी जो है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, बट टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होना इज़ नॉट ए गुड थिंग, बट इट इज़ उनको समझाना है कि जहां आपको लगा कि टेक्नोलॉजी में पेशेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको तुरंत ओपन करके आपको उसको पेशेंट को ठीक करना है। क्योंकि अगर हम सही समय पे अगर उस टेक्नोलॉजी को लिमिटेशन ना जाने, तो पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है और प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट नहीं समझता मैं अपने आप को। मैं टेक्नोलॉजी यूज़ भी करता हूँ, मैं रोबोटिक भी करता हूँ, बट जहाँ मुझे लगता है कि भाई हमारे पेशेंट को नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम है, तो हम पेशेंट को समझाते भाई तुम ये करवा लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू बी हॉनेस्ट एट द एंड ऑफ द डे। अगर मेरी फैमिली मेम्बर को अगर मैं वो प्रोसीजर टेक्नोलॉजी से नहीं कर रहा हूँ, व्हाई शुड आई ऑफर इट टू एनीबडी एल्स? आप सोचो कि अगर मेरी फैमिली मेम्बर को अगर कोई आता है कि मैं रोबोटिक नहीं कर रहा हूँ कुछ, क्योंकि मुझे उसकी लिमिटेशन मालूम है, बट बिकॉज हम कोई XYZ रीज़न की वजह से दूसरों को दे रहे हैं, हाँ, तो वो गलत बात हो गई। तो जो ट्रीटमेंट जो हम फैमिली मेम्बर को, अगर मेरी फैमिली मेम्बर हो गए तो मैं क्या करता? मैं बोलता नहीं सर मेरे से अच्छा है सर से ओपिनियन लूँगा, ऐसे मैं पूछ लेता। जी सर। ये सेम कंडीशन जो है आज भी जो है कि आज हमारे OPD में कोई भी पेशेंट आए, कोई भी रहे, हम मना नहीं करते सर। फीस दे या ना दे हम मना नहीं करते। आओ पहले बैठाते हम लोग, बिठा के बात करते, बोलते भाई क्या चाहिए। फिर हम बोलते भाई ठीक है सर मेरे पास ये नहीं वो नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ। क्योंकि जो अंदर हमारे OPD में आता है, जो अंदर की शुद्ध आत्मा है, वो ना तो गरीब है, ना तो अमीर है, ना तो पैसे वाला है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक शुद्ध आत्मा आपके सामने खड़ी है, मांग रहा है कुछ, भाई कुछ मुझे मदद करो, तो हम मना नहीं कर कहीं भी। क्योंकि जिस जगह पे ऊपर वाले ने बिठाया है, एक फ़ोन कॉल करने से कितने काम हो जाते हैं हमारे। कहीं बड़ी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में फ़ोन करना, कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाना पड़ता है, तो वो कर लेते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल हमको रहा, वो का आज भी रहता, हम भी सीखते रहते। मुझे भी एडवांसमेंट में अगर कोई किसी को पेशेंट को फ़ायदा होगा या कोई आते दूर से मांगते तो करके देते हैं हम लोग, बट मैं टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ कि यही रास्ता है करके मैं समझता नहीं। क्योंकि बहुत सारे चीज़ें होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता इस माध्यम से। जी सर। वो हम डॉक्टर्स लोग बात करते रहते हैं, इसमें बता नहीं सकते, बट लिमिटेशन ये चीज़ है, सब लोग को ध्यान रखना जरूरी है। जी सर। ओके सर। सर एनी पर्टिकुलर केस दैट हैज डीपली इम्पैक्टेड यू, आप हमसे शेयर करना चाहते हैं ऐसा कुछ? नहीं, हाँ, इम्पैक्ट तो देखो बहुत मुश्किल की बात है कि इम्पैक्ट इन ए पॉजिटिव सेंस अगर देखता हूँ कि हम एनी पर्टिकुलर केस, इतने सारे केसेस में से कोई पर्टिकुलर केस जो अलग है और नहीं, अलग तो बहुत सारे रहते हैं हमारे पास, जो आते हैं सब यूनिक ही रहती है। तो हमने ये देखा है कि पेशेंट जब
हाँ, एक बहुत अच्छी याद आती है। एक तुर्कमेनिस्तान की पेशेंट थी, अच्छा। डोनर थी, उसको भाई को दे रही थी। और ये बात हम गौतम गंभीर से भी बात किए थे। अच्छा। एक टॉक शो में, मैं वो आपको भेजूंगा आपको। श्योर सर। हाँ, भारत पॉजिटिव फीवर 104 एफएम में किए थे, जब बिफोर ही बिकेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अभी मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। तो उस पेशेंट में जब सर्जरी चले, उसकी नसें जो थी वो टेक्स्ट बुक में भी डिस्क्राइब नहीं था। तो हमने बहुत काफ़ी कुछ चैलेंजेस थी उस टाइम पे मेरे टीम के साथ में सभी। तो हमने सर्जरी की, बट उस पॉइंट पे जहाँ डिसीजन लेना था, तो हम, मेरे जूनियर असिस्टेंट थे, तो हम 5 मिनट की मुंह धो के वापस आने की प्लान था। तो गए, आंख बंद करके 2 मिनट बैठे, वापस आए, तो आइडिया आ गई कि कैसे करना, उस नस को कैसे डील करना। राइट हेपेटिक वेन बोलते सर, जो लीवर के अंदर अलग थी, अलग डायरेक्शन से जा रही थी। तो 2 मिनट पे काम हो गया। तो मेरे रेजिडेंट्स जो मेरे जूनियर थे पूछे, सर व्हाट हैपेंड इन दिस 5 मिनट्स, ये 5 मिनट आपने किया क्या? मैं बोले मैं कुछ नहीं किया, मैं जाके बस मुंह धो के थोड़ा लेट के वापस आया। बट ये आइडिया कहाँ से आया आपको? मैं बोला मैं बता नहीं सकता कि आइडिया आया कहाँ से। फिर हम बोलते कि भगवत गीता की याद आती है मुझे कि आई एम द रिमेम्बरेंस एंड आई एम द फॉरगेटफुलनेस। भगवान बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही आपको बुलाता हूँ या मैं ही आपको याद दिलाता हूँ, मैं ही सब कुछ छू करके बताती। तो उस टाइम पे ऐसे लगता है भाई कैसे ये चीज़ आती है, या सबकॉन्शियस लेवल में जो भगवान को ना मानने वाले भी रहते हैं कि सबकॉन्शियस लेवल में वो टेक्निक होगा जो निकल के आई, जो भी है। उस ऑपरेशन में 18 घंटे अकेले ऑपरेट किया था, अगेन उनकी बल, भगवान की श्रद्धा, ब्लेसिंग से। तो उस ऑपरेशन में बहुत सारे इश्यूज थे जो थे, बट पेशेंट ठीक होके गया। और एक देखा हमने उसी पेशेंट में, वो पेशेंट जो है 5 दिन उठा नहीं, ऑपरेशन सब रिपोर्ट अच्छी थी, कॉन्शियस लेवल आ ही नहीं रहा था, वेंटिलेटर पे था। तो हमने उस दिन एमआरआई के लिए भेजा, तो वापस आया, एमआरआई भी ठीक ही था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग इंटिमेटेड होके टीवी देख रहा था वो, तो हमने निकाल दिए। तो पेशेंट जो है, पेशेंट का पिताजी आके मुझे बता रहे थे कि रो पड़ा मेरे पास। मैं बोला हुआ क्या? वो बोले विदाउट योर परमिशन आई टुक दी रिपोर्ट्स टू अनदर हॉस्पिटल। तो दूसरे अपोलो हॉस्पिटल दिखाने गया था। तो हमने बोला भाई तू मुझे बोलता, मैं तुझे पूरा समरी लिख के देता, मुझे क्या फ़र्क पड़ता भाई, मुझे पेशेंट ठीक होना है, कोई एडवाइस दिए तो मैं ले भी लेता। फिर उसने सडनली उसने कहा कि थोड़े दिन डिस्चार्ज होने के बाद, सर आपकी मदर कहाँ रहती है? मैं बोला ये तो पहली बार कोई पूछा कि मदर कहाँ रहती है। तो उसने कहा कि नहीं, आपके मदर से मिलना चाहता हूँ। मैं बोला क्यों? कि वो बोलता कि सर ऐसे माँ के बेटा आप हो तो माँ कैसी होगी? तो ऐसे लोग भी मिलते हैं, आज भी उसके बारे में सोचता हूँ, जो आदमी बोलता है कि माँ से मिलना चाहता है। तो ये चीज़ जो है, ये तुर्कमेनिस्तान का आदमी है, ये हमारा नहीं है, तुर्कमेनिस्तान का आदमी कहता है, समझ गए ना? तो ये चीज़ जो है हमको बताता क्या, रीइंफोर्स करती है कि हमारी वैल्यूज़ क्या होती है। आज भी हमको पूछते कि तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? मैं बोलता हूँ मैं रहता हूँ उसके साथ में। वो मैं नहीं बोलता हूँ कि वो मेरे साथ रहती है, हम बोलते हैं उसके साथ में हम रहते हैं। अब माँ के साथ में तो आप ही रहते हो, तो वो थोड़ी ना रहती, वो तो बड़ी है आपसे, माँ तो माँ है भाई फाइनली, है कि नहीं? तो हम कहते हैं आज भी आप दिल्ली में माँ के साथ में रहते हैं, कि मेरी परिवार इंग्लैंड में रहती है, बच्चे वहीं पढ़ाई करते हैं तो वहाँ रहते हैं। तो ये चीज़ जो है हमारा मानना भी है, जहाँ माँ बाप की सेवा होती है, पूरे भगवान वहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो हम ये मानते भी हैं और बिलीव भी करते हैं और महसूस भी करते हैं, तीनों चीज़ हो जाती है हमारे पास। तो जब होती है तो हमारी दुनिया, तो आप सोचो अभी 7:30 बजे बजेगी, मैं आज भी बजेगा, उसको मालूम है कलकत्ता में हो, वो ये फ़ोन करके मुझे तू कब आ रहा है दिल्ली, अभी 7:30 फ़ोन आएगा उसका, इतना प्यार है उसका, शी इज़ 82 ईयर्स ओल्ड। ये चीज़ जो है हमारे जो अंदर की जो आनंद है, खुशी है, ये तो महसूस ही कर सकते हो, कहीं बता भी नहीं सकते हम लोग।
तो दीज आर इम्पैक्टिंग फैक्टर, बट मदर इज द मोस्ट इम्पैक्टिंग फैक्टर मेरे हिसाब से, मदर एंड फादर। पिताजी भी बहुत विजनरी थे, ये अभी नहीं रहे, रोज भी याद करता हूँ, कहीं ना कहीं माध्यम से उनका याद करते ही रहता हूँ, वो अभी भी मेरे पास है, ऐसा लगता है। सर एक फाइनल एडवाइस हमारे दर्शकों को बता दीजिए फॉर अल्टीमेट लिवर हेल्थ। लीवर हेल्थ के लिए मैं ऐसे पहले कहा, पूरा शरीर का ध्यान रखें, लीवर अपने आप साथ में रह जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है, नंबर 1 पॉइंट। योगा करो तो अच्छी बात है। योगा में एडवांटेज क्या है कि बॉडी भी स्ट्रांग होता है, फ्लेक्सिबल होती है। नंबर 2, आपके टॉलरेंस लेवल बढ़ता है योगा की वजह से। नंबर 3, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है अंदर से। और ये बहुत सारे बेनिफिट्स है, आप अननोन बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। नंबर एडिक्वेट पानी पीना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, 10-12 लीटर पानी पीना कोई ज़रूरी नहीं है, 3-4 लीटर पानी, बीच बीच में पानी लेते रहो। स्वीट्स कम करें, मिठाई कम करें, दिन में एक बार छोटा सा पीस खाना तो खा लो भाई, कोई इश्यू नहीं है। आते जाते बिस्किट खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, स्नैकिंग कर ली, चिप्स खा लिए, नमकीन खा लिए, ये धीरे धीरे से आपको डैमेज करता है। सो अवॉइड स्नैकिंग, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, पानी, सैलड्स रखो साथ में, थोड़ा बहुत सैलड्स। नमक कम लेना है, जितना खाने में नमक रहता उतना नमक खाना है। जितना नमक खाएंगे उतनी बीपी बढ़ेगी, उतना हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सो ट्राई टू अवॉइड टू मच सॉल्ट, डोंट ईट टू मच सॉल्ट। एंड वेजिटेबल सैलेड खाते हो तो आपको नींबू डाल के ले सकते हो, डोंट पुट ऑल दैट मिर्च मसाला एंड ऑल दैट स्टफ, अवॉइड ऑल दोस थिंग्स। नंबर 3, हैप्पीनेस के लिए, खुद के लिए थोड़ा बहुत जो है, लोग दूसरों के लिए कुछ काम करें। डू सम वर्क फॉर दी सोसाइटी। पहले अपने घर से स्टार्ट करो। अपने सफाई कर्मचारी है, उनके बच्चे कैसे हैं, उनके साथ में बैठ के खाओ, उनके लिए भी खाना बनाओ जो आपके लिए बनाते हैं, सब जो शेयर करना है। आज भी जो है हमारा जो सफाई कर्मचारी है मनोज है, हमारे साथ में बैठ के नाश्ता करता है, उसको अलग नहीं देते, जो हमारे लिए बनता है उसके लिए बनेगा। ऐसे ही रहना चाहिए, वो रेस्पेक्ट होती है, ग्रेटफुलनेस होती है। उसके परिवार अच्छा है, फिर उसके परिवार से और दूर जाओ, अगल बगल में किसी की ज़रूरत है, फिर ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा काम करो, तो अंदर से आनंद आती है कि आप अपनी भगवान ने इतना दिया है, थोड़ा बांटो। जब तक नहीं बांटेंगे आपको खुशी नहीं आएगी, वो तो बांटना जरूरी है। नंबर 3 है। नंबर 4, आपका जो काम है वो परफेक्शन पे करो, कोई आधा आधा काम नहीं, घास नहीं काटना है, परफेक्ट काम करो। नाम मिले ना मिले, किसी को पता चले या ना चले, काम अपना चलते रहे। जब वो काम करते रहेंगे उसकी आनंद जो है, हाँ भाई, फिर पता चलेगा कि ये जो है सही काम करने वाला है। तो ये 3-4 पॉइंट मुझे लगता है कि बहुत हेल्प करता है। और अपना माँ बाप गुरु के लिए ध्यान रखना कि उनके जितना जो आशीर्वाद दे सकता कोई नहीं दे सकता। आज भी हमारे स्कूल टीचर है जो मेरे 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाते थे, आज भी मैं गांव जाता हूँ तो उनसे मिल के पैर छू के आता हूँ। रोज भी सुबह उठ के माँ के पैर छुए बिना बाहर नहीं निकलता मैं। ये चीज़ जो है बचपन से है, वो आज भी करता हूँ। आज इधर हूँ तो नहीं किया मैं, नहीं तो रोज भी घर पे करता हूँ। तो ये चीज़ जो है आपको बना के रखता है, ये चीज़ आपको अंदर से खुशी देगी और बहुत आनंद से ज़िंदगी चलती है। और आपकी वजह से बहुत लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। आप अच्छा करते हो तो प्रेरणा मिलती है। ये कहते हुए हम बोलते हैं कि हमारा देश तो भारत है, हम बहुत प्यारे हैं, यहाँ के देशवासी है, तो हम तो बहुत प्यारी लगती है हमको, हमारे लिए। तो इसलिए आप चाहते हैं कि पूरी हमारा देश ऐसे काम करे, तो ये अलग लेवल पे ही चलता है। अगेन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो योगी है, मैं उनकी भाषा समझता हूँ, उसकी विजन भी समझता हूँ, क्योंकि वो योगी है। भले आप लाइक करो या ना करो, वो तो आपकी प्रॉब्लम है, बट मैं लगता है ये आदमी योगी है, क्योंकि इसकी विजन जो है बहुत दूर का है देश के लिए। आप कुछ भी कहो, क्या भी कहो, लेकिन मैं उसको उसकी जो थॉट प्रोसेस मुझे समझ में आती है, क्योंकि मैं बचपन से कर रहा हूँ योगा। उसकी सोच, उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी जो 18 आवर्स ऑफ वर्क, आप सोचो 18 घंटा आदमी काम करे, कौन से प्रधानमंत्री इतना काम किया, आप बताओ मुझे। ऐसे सुधार के रखा है। भले
थोड़े बहुत इश्यूज छोटे मोटे जो भी लोग बोलते हैं मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट इन ए बिगर विजन उसकी जो हेल्थ है आज, जब से चीफ मिनिस्टर बनने के पहले और आज तक कभी हॉस्पिटल नहीं गया आदमी, इतना फिट आदमी। ये चीज जो है फिटनेस इज बिकॉज ऑफ हिज रेगुलर डिसिप्लिन ऑफ योगा। खाने पे वो स्टेज पे, इतना स्टेज पे पहुंचा है, यमा नियमा आसना प्राणायामा प्रत्याहार से तो आगे पहुंच गया। प्रत्याहार मतलब ही डजंट ईट फॉर एनी टेस्ट, ही ईट्स ओनली टू मेंटेन हिज बॉडी। प्राणायाम करता है, ध्यान में बैठ जाता है, तो इस लेवल पे पहुंचा जो कम लोग पहुंचते हैं। अपने बड़े बड़े संत भी नहीं पहुंच पाए जितना ये आदमी पहुंचा हुआ। ये चीज है, ये दी इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर आवर कंट्री, वेयर हेल्थ हो तो आप ऐसे काम कर सकते हो। बोलते हुए जैसे राजा जैसे प्रजा, जैसे राजा रहता है ऐसे जैसे प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देश भी योगा करेंगे तो पूरी देश हेल्थी हो जाएगी। ये कहते हुए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सर, जय हिंद सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सो मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिला सर से, नॉट ओनली अबाउट liver health and liver transplantation, also the various ways you should live your life. So with this I will conclude today's talk show. Thank you. Namaskar. नमस्ते।